नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। रेडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर हमारा चल रहा है। उम्मीद है अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लास्ट ईयर पढ़े थे और इस साल भी हमने पढ़े हैं, तो आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो बेझिझक मुझसे पूछना। दूसरी बात, ये जैसे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो बैकग्राउंड में कभी कभी तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस हो, लेकिन आप उन पर ध्यान ना दें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम। विल अ रिएक्शन टेक प्लेस, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स के एस्पेक्ट्स को हम देखें स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड। रिएक्शन दैट आर एनर्जेटिकली फेवरेबल आर सेड टू बी स्पॉन्टेनियस। आपको पता है एनर्जेटिकली फेवरेबल गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। यहाँ एंथैल्पी भी आएगी, टेम्परेचर भी आएगा, एंट्रोपी भी आएगा। सेकंड पॉइंट देखो, दे कैन हैपन बट द एक्टिवेशन एनर्जी में बी सो लार्ज दैट द रेट इज़ वेरी स्लो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कोई भी रिएक्शन अगर करते हैं हम, तो उसमें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कुछ रिएक्शंस तो ऐसी होती है जो रूम टेम्परेचर पर ही संपन्न हो जाती हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें थोड़ा सा हमको टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है। आपको ध्यान में आया होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाला फॉर्मूला। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो उसमें माइनस टी डेल्टा एस है। कभी कभी अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो ओवरऑल माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जो डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव कर देगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन इफ सम रेडॉक्स रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। मतलब एक्टिविटी सीरीज के बारे में आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है 10th में, है ना। कुछ मेटल्स हैं, उनको अरेंज करके और किस तरह से ये पता लगाया जाता है कि कौन सी मेटल किससे कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है। और ये भी पढ़ा था कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, कॉपर है, सिल्वर है, ये मेटल्स इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, मतलब यहाँ तक कि एसिड के अंदर भी आप डिप करोगे तब भी ये रिएक्शन नहीं करती हैं। दूसरी तरफ सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये बहुत एक्टिव रिएक्टिव मेटल हैं। सोडियम तो इतनी रिएक्टिव है, पोटेशियम इतनी रिएक्टिव है कि पानी में डालोगे और आग लग जाती है। तो आप सोचो कि एसिड में डालेंगे तो कितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी, है ना। फिर इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी वाली भी मेटल्स होती हैं, जैसे जिंक है, आयरन है। अब आप अगर ये पता लगाना चाहते हो कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं, वो रिएक्टिविटी के बेसिस पे पता लगा सकते हो। जैसे आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हमने आयरन मिक्स किया या फिर जिंक मिक्स किया या फिर मैग्नीशियम मिक्स किया तो डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन हो जाएगी। मतलब कॉपर के कंपैरिजन में ये वाली जो मेटल्स हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। लेकिन अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम, ये मेटल डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे पता लगा सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, बैकग्राउंड में अगर कोई आवाज़ आए तो आप अपने आप को डिस्टर्ब ना होने दें। बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आपकी लाइफ में भी अगर आएँ तो अपने आप को डिस्टर्ब ना होने दें। ठीक है, अब आगे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था, ये वही है। हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक रोड को डिप किया, तो क्या होता है, धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम होने लग जाती है। ज़्यादा टाइम तक आप रखोगे तो इंटेंसिटी और कम होने लग जाती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, नंबर वन तो ये। नंबर टू ये है कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक्चुअल, उसके अंदर जो कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व्ड फॉर्म में है तो उसमें कॉपर आयंस और सल्फेट आयन दोनों सेपरेट हैं। ठीक है, और हाइड्रेटेड हैं। तो जो कॉपर आयन है Cu2 पॉजिटिव, उन आयंस को ये जिंक मेटल डिस्प्लेस करती है। कैसे डिस्प्लेस करती है? क्योंकि जिंक मेटल जैसे ही हमने उसको डिप किया तो जिंक की नेचर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा है।
तो ये जिंक आयनाइज हो जाएगा, जिंक सेकंड आयन यानी Zn2+ में कन्वर्ट होगा। इससे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो कॉपर आयन गेन करेंगे और कॉपर मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जो बॉटम में हमको या फिर जिंक की जो रोड है उसके चारों तरफ हमको रेडिश कोटिंग दिखती है, वो किसकी है? कॉपर की है। तो कॉपर क्यों डिपॉजिट हुआ उसका रीज़न समझ में आ गया। अगर मान लो जिंक को हम पाउडर के फॉर्म में मिक्स करते हैं तो हमको बॉटम में भी पाउडर के फॉर्म में रेडिश यानी कॉपर मेटल दिखेगी। अब ये आगे आपको एक रिएक्शन दिख रही है, ये रिएक्शन इसी की रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है कि जो ये कॉपर आयंस हैं उनको ये जिंक मेटल डिस्प्लेस कर रही है और ये जिंक आयन में कन्वर्ट हो रही है। तो ये भी तो एक रेडॉक्स रिएक्शन है, या हम यूँ बोल सकते हैं कि जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक आयन में, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? वो कॉपर आयन ने गेन किए और कॉपर मेटल के अंदर कन्वर्ट हुआ। आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो इसमें कॉपर सेकेंड आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जिंक मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर किसी ने ये जवाब दे दिया कि जिंक आयन रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो गलत होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, इन दिस रिएक्शन जिंक हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म जिंक सेकेंड आयन एंड देयरफॉर जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। Evidently, now if zinc is oxidized releasing electron, copper ion is reduced by gaining electrons from zinc। कलर की जो इंटेंसिटी कम होती है उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि अब उसमें जिंक आयंस बढ़ते जा रहे हैं, या यूँ कह दो कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था अब वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता जा रहा है। और जिंक सल्फेट जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो तो वाइट कलर का होता है, लेकिन डिजोल्व फॉर्म में होता है उसका सॉल्यूशन कलरलेस होता है। इसी वजह से ब्लू कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। ये वही रिएक्शन है, इस पर ध्यान दीजिए। इसमें जिंक है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिंक सेकेंड आयन में कन्वर्ट हुआ। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है मेटल और ये एक्वस फॉर्म में है, मतलब डिज़ोल्व हो चुकी है। दूसरी तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ किए वो इस कॉपर आयन सेकेंड आयन इसने गेन किए और ये कॉपर मेटल सॉलिड फॉर्म में बनी। तो ये वाला प्रोसेस क्या हुआ? ये तो हुआ ऑक्सीडेशन, और ये वाला प्रोसेस क्या हुआ? ये रिडक्शन हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम उल्टा एक्सपेरिमेंट अगर करें कि जैसे हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया एक बीकर के अंदर और उसमें कॉपर की रॉड डिप की, हम ये सोचें कि उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा और धीरे धीरे उसमें ब्लू कलर आ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, यह बात आप भी जानते हो। फिर भी अगर हम ये सोचें कि हो सकता है थोड़े बहुत कॉपर आयंस बने हों उसके अंदर, तो देखो क्या होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करने पर ब्लैक पीपीटी बनता है। ये जो रेडिकल की एनालिसिस है, जैसे आप लोगों को प्रैक्टिकल्स के लिए बताया था, तो उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 तरह की एनालिसिस बताई थी। क्वांटिटेटिव तो टाइट्रेशन वाली हो गई, और क्वालिटेटिव जिसमें सॉल्ट की एनालिसिस होती है। हालांकि और भी एनालिसिस होती है लेकिन हम मेन बात करते हैं सॉल्ट की एनालिसिस। और सॉल्ट किससे बना होता है? केटाइंस और एनाइंस के कॉम्बिनेशन से। जो केटाइंस होते हैं उनको बेसिक रेडिकल बोलते हैं और जो एनाइंस होते हैं उनको एसिडिक रेडिकल्स भी बोलते हैं। तो केटाइंस को बेसिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बेस से मिलते हैं। जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड है तो वो एक बेस है, या आयनाइज होता है तो कॉपर सेकेंड आयन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो इस वजह से उसको हम केटायन को बेसिक रेडिकल बोलते हैं। इसी तरह से एनाइंस को हम एसिडिक रेडिकल्स भी बोलते हैं। जैसे सल्फेट है तो वो सल्फेट कहाँ से आया? आप यूँ मान लीजिए कि जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है उससे आया, ठीक है, उससे सल्फेट आया। तो आप यूँ कह दीजिए कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बेस और एसिड इनकी रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। तो ये जो सॉल्ट आया वो इस तरह से आया। तो इनके डिटेक्शन के लिए एक रेडिकल चार्ट मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है उसमें केटायन के एनालिसिस के लिए। क्योंकि जो कॉपर सेकंड आयन है वो सेकंड ग्रुप के अंदर आते हैं, ये पीरियोडिक टेबल वाला ग्रुप नहीं है, ये एक अलग ग्रुप है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम के अंदर हम H2S गैस पास करते हैं, या फिर सोडियम सल्फाइड वाला एक वाटर होता है, सॉल्यूशन होता है, उसको मिक्स करते हैं।
तो हमारा पर्पस है सल्फाइड आयन की प्रेजेंस। तो ये सल्फाइड आयन कॉपर आयन के साथ में कंबाइन होकर के ब्लैक कलर का पीपीटी बनाते हैं, पर H2S पास करने पर ब्लैक कलर का पीपीटी नहीं बनता है। तो वो क्या इंडिकेट करता है? इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कॉपर आयंस हैं नहीं। देखिए, अब ये ध्यान रखना कि अगर हम ऐसा करें कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लें और उसमें कॉपर रॉड डिप करें, तब रिएक्शन हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि अब जो कॉपर अभी तक जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पा रहा था या कॉपर आयन बना नहीं पा रहा था, तो वो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर के रॉड डिप करने पर रिएक्शन फिजिबल हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो टेंडेंसी है वो सिल्वर के कंपैरिजन में कॉपर की स्ट्रोंगर है, या हम यूँ बोल सकते हैं कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन सिल्वर। तो हम इस बेसिस पर ये बता सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो हम और आगे बढ़ें तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो गोल्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा है सिल्वर की। इसी तरह से गोल्ड की रिएक्टिविटी प्लेटिनम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को लेकर के एक सीरीज बना सकते हैं। अच्छा, एसिड के साथ में भी हम ये देख सकते हैं कि एसिड के अंदर मेटल को डिप करते हैं तो रिएक्शन होती कि नहीं होती, या हम उल्टा भी कर सकते हैं कि वो मेटल का कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लो और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास करें, तो अगर वो मेटल जैसे डिपॉजिट हो जाती है या वो मेटल प्रेसिपिटेट हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि वो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये मेटल्स एसिड में डिप करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगी, लेकिन अगर इन मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन लें और हाइड्रोजन गैस हम पास करेंगे तो ये मेटल प्रेसिपिटेट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगी या बॉटम की तरफ आ जाएगी। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज का हम डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो उस बेसिस पर जो आप लोगों ने लास्ट ईयर देखी थी वो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज इसी बेसिस पर बनाई गई थी। देखिए, ये फिगर आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला जो बीकर है इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, जिंक रोड इसमें डिप की हुई है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं तो ये जो ब्लू कलर है इसकी इंटेंसिटी इसके अंदर देखिए कम हो गई, और ये जो डिपॉजिटेड है, हालांकि ये ब्लैक दिख रहा है लेकिन ये रेडिश ब्राउन होता है, तो ये कॉपर मेटल इस जिंक रोड पर जम गई है, डिपॉजिट हो गई है। जो रिएक्शन है आप फैमिलियर हैं, आप लोगों को ये पता है। पास में ये जो दिख रही है इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, जो आप यूँ कह दीजिए कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके बेसिस पर ये सीरीज बनाई गई है। केटायंस और एनायंस दोनों इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, लेकिन हम चलते हैं एनसीईआरटी में जो सीरीज दी हुई है उसकी तरफ। देखिए, ये जो टेबल आपको दिख रही है आपकी बुक के अंदर दी हुई है, एनसीईआरटी वाली बुक में, तो इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म यूज़ की गई है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि एसिड के साथ में मेटल की रिएक्शन या फिर मेटल का जो सॉल्यूशन है सॉल्ट का उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को आप पास करो, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और शॉर्ट में उसको बोला जाता है SHE। तो उसके साथ में वो दूसरा हाफ सेल का मतलब बीकर में आपने सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिया और उसी मेटल की रोड को डिप किया, जैसे जिंक सल्फेट है तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जिंक मेटल को ही डिप करके और एक जो इक्विपमेंट बनता है उसी को हम हाफ सेल बोलते हैं। तो ये जो हाफ सेल है इसको SHE के साथ में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो वो जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको मेज़र करके शो करता है। उसके बेसिस पर, अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है वहाँ पर भी पोटेंशियल जनरेट होता है, लेकिन उसको आर्बिट्रेरली या यूँ कह दीजिए कि स्वेच्छा से उसको ज़ीरो मान लिया है। तो वो जो वोल्टमीटर शो करता है वो एक्चुअल में पोटेंशियल का डिफरेंस शो करता है, लेकिन हम उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल मान सकते हैं क्योंकि ज़ीरो तो पॉसिबल है नहीं, तो उसको हम ऐसा मान सकते हैं। तो उसी के बेसिस पर ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ बनाई गई है। इसमें ये ध्यान रखना
कि ये जो रिएक्शंस आपको दिख रही है, जैसे फ्लोरीन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और फ्लोराइड आयन के अंदर ये कन्वर्ट हुआ, तो ई नोट की जो वैल्यू है वोल्ट में हम मेजर कर रहे हैं। ई नोट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जैसे 298 केल्विन लिखा हुआ है, तो उसमें इसकी वैल्यू प्लस की 2.87 आ रही है। तो ये ध्यान रखना कि जो फ्लोरीन है उसकी नेचर इस तरह की है कि इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, यानी इजीली वो रिड्यूस होगा और फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा। तो ये स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी और को ये ऑक्सीडाइज करेगा, यानी किसी और में से इलेक्ट्रॉन को खींच के निकाल लेगा। तो ऑब्वियसली जो सामने वाली जो स्पीशीज है उसको ये ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। फिर आप नीचे की तरफ जैसे जैसे मूव करते जाते हो, वैसे वैसे जैसे क्लोरीन को आप कंपेयर करो, उसमें वैल्यू कितनी दे रखी है? प्लस की 1.36 वोल्ट दे रखी है। फिर और आप नीचे की तरफ मूव करो, फिर सिल्वर आयन है, ये फेरस आयन वगैरह हैं, फेरिक आयन सॉरी। अच्छा, ये सारे रिएक्शंस हैं, ये ध्यान रखना रिडक्शन रिएक्शन है, तो इसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो इनमें जो वैल्यूज दे रखी है, अगर आप उल्टी रिएक्शन लिखोगे यानी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखोगे, तो पोटेंशियल तो यही रहेगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा, यानी जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आएगा और जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब बीच में थोड़ा सा डार्क लेटर में आप देख रहे हो, इसमें वैल्यू क्या दे रखी है? ये रिएक्शन को ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसमें वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.00 वोल्ट, ठीक है। फिर और अच्छा, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसा एज्यूम कर लिया कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 वोल्ट होगी, एक्चुअल में 0 होती नहीं, लेकिन ऐसा एज्यूम कर लिया ताकि हम इसको जो हाइड्रोजन है इसी को हम स्टैंडर्ड मान करके दूसरी स्पीशीज हैं, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उनके साथ में रिएक्टिविटी को कंपेयर किया जा सके, ठीक है। अब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करोगे, तो ये सारी की सारी आपको मतलब कुछ एक दो एग्जाम्पल को छोड़ दो तो बाकी सारी मेटल्स के आयन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे सिंपली आप यहाँ देखिए, ये लेड का आयन है, सेकेंड आयन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके और लेड मेटल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मतलब क्या हुआ? जो केटायन है वो न्यूट्रल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। आपने ऊपर जो रिएक्शंस देखी थी और सबसे ऊपर फ्लोरीन वाला, इसमें क्या हो रहा है कि फ्लोरीन न्यूट्रल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके और एनायन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इसकी नेचर, ये नॉन मेटल है, ठीक है। फिर आप आगे की तरफ मूव करते हो, तो जैसे जैसे नीचे आप जाओगे वैसे वैसे आप देखो, जैसे आयरन है, तो आयरन के लिए जो फेरस आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन मेटल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और नीचे की तरफ मूव करोगे तो आपको पता लगेगा, जैसे जिंक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि जिंक आयन की स्टेबिलिटी आयरन आयन या फेरस आयन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, या उल्टा हम यूं कह दें कि जिंक की नेचर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की ज़्यादा है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और आयन के अंदर कन्वर्ट हो और वो स्टेबल हो। तो इनके लिए जो वैल्यूज दे रखी है, आयरन के लिए, फेरस के लिए ये वैल्यू कितनी दे रखी है? -0.44 वोल्ट, जबकि जिंक के लिए -0.76 वोल्ट है। मतलब ये हुआ, माइनस में जिस मेटल की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, उस मेटल की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन के कंपैरिजन में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। और आपने अभी देखा था कि जो कॉपर है वो तो हाइड्रोजन से भी ऊपर आ रहा है। ये देखिए, कॉपर है, सिल्वर है, ये कॉपर आयन है, और यहाँ तो सिल्वर क्लोराइड दे रखा है, लेकिन सिल्वर ये और ऊपर है। तो इससे ये चीज़ पता लग रही है कि सिल्वर आयन के कंपैरिजन में कॉपर आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। ये कॉपर सेकेंड आयन की बात कर रहे हैं हम। तो आप यूँ कह दीजिए कि मेटल के रेस्पेक्ट में हम देखें तो सिल्वर के कंपैरिजन में कॉपर मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर के कंपैरिजन में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, और आयरन से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो वैसे वैसे इन मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो लिथियम स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये हुआ कि जो लिथियम मेटल है, अगर आप इसको किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करोगे तो क्या होगा, ये उसको
रिड्यूस कर देगी, यानी खुद तो ऑक्सीडाइज हो रही है, तो लिथियम मेटल है वो लिथियम मेटल लिथियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज होगा, वो इलेक्ट्रॉन किसी और को गेन करना पड़ेगा। तो इस सीरीज के बेसिस पे आपको ये पता लग गया कि जो लिथियम है वो स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और जो फ्लोरीन है वो स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोग नोट्स बनाइए, मुझे भेजिए, कहीं कोई दिक्कत आती है तो अपनी प्रॉब्लम्स को नोट करके रखिए। जब कभी जीमीट पे क्लास होगी तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछना। थैंक यू।